हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 14 ऑफ आवर क्लास 7 बुक वसंत हिंदी रीडर। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं अपना चैप्टर जो है संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया। ये किसके बारे में है? ये धनराज पिल्ले के बारे में है। तो चलिए बिना देरी करते हुए अपना चैप्टर शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम चैप्टर का नाम भी समझ लेते हैं। संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया। संघर्ष मतलब कठिन परिश्रम करना है ना। और तुनक मिजाज एक नया वर्ड लग रहा है। तुनक मिजाज का मतलब क्या होता है? जल्दी से गुस्सा होना या क्या होना, चिड़चिड़ापन होना। तो चलिए देखते हैं ऐसा क्या हुआ जो धनराज पिल्ले जी तुनक मिजाज हो गए। हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्ले जब 35 वर्ष के हो गए, उनका एक साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू विनीता पांडे ने लिया था। तो आप देख सकते हैं जो साक्षात्कार हुआ धनराज पिल्ले जी का, वो किसने लिया गया है, किसके द्वारा लिया गया है? विनीता पांडे के द्वारा लिया गया है। इस इंटरव्यू मतलब साक्षात्कार का संपादित अंश यहाँ दिया गया है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा इंटरव्यू लिख दिया है, यहाँ पर उसका इंटरव्यू का थोड़ा पार्ट लिया गया है और लिख दिया गया है इस बुक में। तो चलिए बिना देरी करते हुए एक अंश पढ़ते हैं। विनीता पांडे जी बोल रही है धनराज पिल्ले से। खिड़की, पुणे की तंग गलियों से लेकर मुंबई की हीरानंदानी पवई कॉम्प्लेक्स तक आपका सफ़र बहुत लंबा और कष्ट साध्य रहा है। उस सफ़र के बारे में कुछ बताइए। तो यहाँ पर वही बोल रही हैं कि इसका मतलब मेन मतलब क्या होता है कि धनराज पिल्ले जी पुणे में रहते थे, उसकी तंग गलियों से लेकर वो मुंबई आए, उसमें उन्होंने हॉकी खेलना शुरू करा, फिर वो कॉम्प्लेक्स तक गए। तो वो बोल रहे हैं कि आप विनीता पांडे जी धनराज पिल्ले से बोल रहे हैं कि इस कष्ट साध्य चीज़ के बारे में आप हमें बताएं कुछ। धनराज पिल्ले जी बोलते हैं फिर, बचपन मुश्किलों से भरा रहा। हम बहुत गरीब थे। मेरे दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे। तो यहाँ पे बताते हैं कि धनराज पिल्ले जी बताते हैं कि उनका बचपन बहुत मुश्किल में रहा क्योंकि वो बहुत गरीब थे। उनके दोनों बड़े भाई क्या खेलते थे? हॉकी खेलते थे। उन्हीं के चलते मुझे भी उसका शौक़ हुआ। तो धनराज पिल्ले जी के दोनों भाई क्या खेलते थे? हॉकी खेलते थे। तो धनराज पिल्ले जी का भी शौक़ बढ़ा कि मैं भी हॉकी खेलूँगा। पर हॉकी स्टिक खरीदने तक की मेरी हैसियत नहीं थी। तो उन्होंने धनराज पिल्ले जी बोलते हैं कि हॉकी स्टिक भी नहीं खरीद पा रहा था मैं, कि इतना गरीब था मैं, इसलिए अपने साथियों से स्टिक उधार मांगकर काम चलाना पड़ता था। तो यहाँ पर धनराज पिल्ले जी बोल रहे हैं कि मेरे पास इतनी हैसियत नहीं थी कि मैं हॉकी स्टिक खरीद लूँ, तो मैं अपने साथियों से क्या खरीदता था? स्टिक उधार मांग लेता था। वह मुझे तभी मिलती थी जब वो खेल चुके होते थे। तो अब ऑब्वियसली वो लोग जब खेल रहे होते थे तब तो मैं नहीं खेल पाता था उनकी स्टिक से। तो जब वो लोग खेल चुके होते थे तब मुझे उनकी जाके स्टिक मिलती थी। इसके लिए बहुत धीरज के साथ अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ता था। अब वो लोग खेल रहे हैं तो मैं उनसे जाके ले तो नहीं सकता। तो जब वो लोग खेल लेते थे तब वो देते थे, उसके लिए मुझे बारी के लिए अपनी बहुत इंतज़ार करना पड़ता था। मुझे अपनी पहली स्टिक तब मिली जब मेरे बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए चुन लिया गया। तो बोल रहे हैं वैसे तो मैंने उधार मांग मांग के काम चलाया स्टिक के लिए, लेकिन वो बोल रहे हैं मुझे अपनी पहली स्टिक तब मिली थी जब मेरे बड़े भाई क्या थे, वो अपने भारतीय कैंप के लिए क्या हो गए थे? सेलेक्ट हो गए थे। उन्होंने मुझे अपनी पुरानी स्टिक दे दी। तो उन्होंने मुझे अपनी पुरानी स्टिक दे दी। वह नहीं थी लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती थी क्योंकि वह मेरी अपनी थी। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि हाँ, मुझे पता है कि वो मेरे बड़े भैया की यूज़ करी हुई थी, नहीं थी, लेकिन मुझे ये पता था कि अब मुझे उधार नहीं मांगना पड़ेगा, अब ये मेरी स्टिक है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। मैंने अपनी जूनियर राष्ट्रीय हॉकी सन 1985 में मणिपुर में खेली। बोल रहे हैं कि उन्होंने अपनी जूनियर राष्ट्रीय हॉकी वो हुआ था, वो उन्होंने 1985 में मणिपुर में खेली थी। ठीक है, तब मैं सिर्फ 16 वर्ष का था। तो मतलब ये देखिए आप, उन्होंने जूनियर राष्ट्रीय हॉकी 1985 में खेली थी मणिपुर में, और तब वो बस कितने साल के थे? 16 साल के थे। 16 साल का था। देखने में दुबला पतला और छोटे बच्चे जैसा चेहरा था। तो बोल रहे हैं कि जब मैं 16 साल का था मैं बहुत दुबला पतला था और मेरा जो मुंह था, जो चेहरा था मेरा, वो बहुत छोटे बच्चे जैसा था। अपनी दुबले कद काठी के बावजूद मेरा ऐसा दबदबा था कि कोई मुझसे भिड़ने की कोशिश नहीं करता था। मैं इतना दुबला था, इतना पतला था और मेरा छोटा सा चेहरा था, लेकिन
तब भी मेरे पास इतना वो था कि कोई मुझसे भिड़ने नहीं आ सकता था, भिड़ने की कोशिश भी नहीं कर सकता था कोई मुझसे। मैं बहुत जुझारू था। जुझारू का मतलब क्या होता है? कठिनाइयों से लड़ने वाला था मैं, है ना? मैदान में भी और मैदान के बाहर भी। तो बोल रहे हैं मैं बहुत जुझारू था मैदान में भी और मैदान के बाहर भी, मतलब कठिनाइयों से मैं लड़ता था। 1986 में मुझे सीनियर टीम में डाल दिया गया। तो पहले तो 1985 में वो कहते जूनियर राष्ट्रीय कैंप के लिए हुए थे, अब वो 1986 में सीनियर टीम में डाल दिए गए थे उनको। और मैं बोरिया बिस्तरा बांध कर मुंबई चला आया। तो मणिपुर से कहाँ गए वो? मुंबई आ गए। उस साल मैंने और मेरे बड़े भाई रमेश ने मुंबई लीग में बेहतरीन खेल खेला। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि उनके बड़े भाई का नाम क्या था? रमेश था। तो बोल रहे हैं जब वो मुंबई आए तो उन्होंने उनके बड़े भाई ने क्या खेला? मुंबई में बेहतरीन खेल खेला। हमने खूब धूम मचाया, हमने बहुत ज़्यादा क्या करी? धूम मचाई। इसी के चलते मेरे अंदर एक उम्मीद जागी कि मुझे ओलंपिक 1988 में जो होना था उसके लिए नेशनल कैंप में बुलावा ज़रूर आएगा। तो धर्मराज पिल्ले जी क्या बोल रहे हैं कि उन्हें इतना तो विश्वास था कि उन्हें ओलंपिक 98 में जो होने वाला था उस नेशनल कैंप के लिए ज़रूर बुलावा आएगा, पर नहीं आया। मेरा नाम उन 57 खिलाड़ियों की लिस्ट में भी नहीं था। इतना अच्छा खेलने के बाद भी जो 1988 में ओलंपिक नेशनल कैंप हुआ था उसमें भी उनका नाम नहीं था। मगर एक साल बाद ही ऑलविन एशिया कप के कैंप के लिए मुझे चुन लिया गया। मैं जानता हूँ कि मुझे 1988 में तो नहीं चुना गया, लेकिन उसके एक साल बाद ही मुझे ऑलविन एशिया कप के कैंप के लिए क्या कर लिया गया? चुन लिया गया। तब से लेकर आज तक मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, तब से और उन्होंने आज तक उन्होंने धनराज पिल्ले जी ने क्या देखा? पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। विनीता जी बोलती हैं, आपका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा? आपने स्कूल के दिनों से आपकी किस प्रकार की यादें जुड़ी हैं? तो बोलती हैं कि आपका जब आप विद्यार्थी थे, जब स्कूल में पढ़ते थे, तो वो जीवन कैसा था? आपने स्कूल के दिनों में मतलब कौन सी चीज़ आपको अभी भी याद है? धनराज पिल्ले जी बोलते हैं इस बात पे, मैं पढ़ने में एकदम फिसड्डी था, है ना? फिसड्डी मतलब बिल्कुल, है ना, कार्यों में पीछे रहने वाला था। या मतलब मुझे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं था, मैं पढ़ने में अच्छा नहीं था। किसी तरह 10वीं तक मैं पहुंच गया, मतलब किसी तरह तो मैं 10th तक पहुंच गया, मगर उसके आगे तो मामला बहुत ही कठिन था, है ना? एक बात कहूँ, अगर मैं हॉकी खिलाड़ी ना होता तो शायद मुझे एक चपरासी की नौकरी भी ना मिलती, क्योंकि मैं एकदम पढ़ाई में क्या था? फिसड्डी था। आज मैं बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट्स भले ही ना हूँ, पर गर्व से कह सकता हूँ कि मैं बैचलर ऑफ हॉकी हूँ। तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं, कितनी बढ़िया बात है कि मैं एकदम पढ़ाई में मुझे अच्छा नहीं था मैं, और मैं 10वीं तक पहुँच गया। ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर मैं यहाँ पर हॉकी ना खेल रहा होता तो मैं चपरासी की नौकरी भी मुझे नहीं मिलती। आज मैं बैचलर ऑफ साइंस या बैचलर ऑफ आर्ट्स भले ही ना हूँ, लेकिन मैं कह सकता हूँ गर्व से कि मैं बैचलर ऑफ हॉकी हूँ, हंसते हुए। और मेरी शादी के लिए आप मुझे मास्टर ऑफ हॉकी कह सकते हैं। अब देखिए शादी के लिए क्या बोला है, जब भी वो आते हैं ना शादी के लिए, तो वो बोल सकते हैं कि मेरे बेटे ने क्या करा है, मास्टर ऑफ हॉकी कह सकते हैं, है ना? अब विनीता जी बोलती हैं, आप इतने तुनक मिजाज क्यों हैं? मतलब तुनक मिजाज का मतलब बताया था मैंने कि जल्दी गुस्सा हो जाते हैं आप, या बिल्कुल जल्दी चिड़चिड़ा हो जाते हैं आप, इतने तुनक मिजाज क्यों हैं? कभी कभी आप आक्रामक भी हो जाते हैं, है ना? तो धनराज पिल्ले जी इसके बारे में बोलते हैं, इस बात का संबंध मेरे बचपन से जुड़ा है। मैं तुनक मिजाज इसलिए हूँ क्योंकि मेरे बचपन से जुड़ा है ये बात का आंसर। मैं हमेशा से ही अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करता रहा। मैं अपने आप को पहले से ही बहुत इनसिक्योर फील करता था। मैंने अपनी माँ को देखा है कि उन्होंने हमारे पालन पोषण के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा है। तो यहाँ पर वो बोलते हैं, मेरे तुनक मिजाज होने का कारण मेरे बचपन से ही जुड़ा है। जो मेरी माता जी हैं, उन्होंने हमारे लिए बहुत संघर्ष किया है, हमें पालन पोषण करने के लिए, हमारे के लिए उन्होंने बहुत कठिनाइयाँ झेली हैं, या उन्होंने बहुत सारी क्या करनी है, परिश्रम करा है। मेरी तुनक मिजाजी के पीछे कई वजह हैं। ऐसा ही नहीं है कि मेरी माता जो इन्होंने बहुत सारा काम करा है, उसके पीछे भी मेरी बहुत सारी वजह हैं कि मैं तुनक मिजाज हूँ। लेकिन मैं बिना लाग लपेट वाला आदमी हूँ।
मन में जो आता है सीधे सीधे कह डालता हूँ और बात को कई बार पछताना भी पड़ता है। उन्होंने बोला मैं एक ऐसा आदमी हूँ कि मैं सीधा सीधा कह देता हूँ, जो भी मुझे सही लगता है मैं उसे सीधा कह देता हूँ, और कई बार तो मुझे बाद में पछताना भी पड़ता है, कि रिग्रेट भी करना पड़ता है कि मैंने ये क्या कह दिया। मुझसे अपना गुस्सा रोका नहीं जाता, मुझसे अपना गुस्सा क्या है रोका नहीं जाता बिल्कुल भी। दूसरे लोगों को भी मुझे उकसाने में मज़ा आता है। ऐसा नहीं कि भाई मेरे से गुस्सा रोका नहीं जाता, लेकिन दूसरे लोग भी मुझे बहुत उकसाते हैं, मुझे वो करते हैं, उकसाते रहते हैं कि भाई तू लड़ मेरे से आके। मुझे ज़िंदगी में हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए जूझना पड़ा है ना? जुझारू मतलब कठिनाइयों से लड़ना पड़ा है मुझे, हर एक चीज़ के लिए ज़िंदगी में, छोटी बड़ी चीज़ के लिए मुझे लड़ना पड़ा है। जिससे मैं चिड़चिड़ा हो गया हूँ। अब मैं जिससे मैं लड़ चुका हूँ, मतलब इतना मुझे कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी हैं, क्योंकि अब मैं थोड़ा-सा तुरुक मिजाज हो गया, मतलब चिड़चिड़ा भी होने लग गया हूँ। साथ ही साथ मैं बहुत भावुक इंसान भी हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल तुनक मिजाजी हूँ, मैं बहुत एक भावुक इंसान भी हूँ। मैं किसी को तकलीफ़ में नहीं देख सकता, मैं किसी को भी परेशानी में या तकलीफ़ में नहीं देख सकता हूँ। मैं अपने दोस्तों और अपने परिवार की बहुत करता हूँ, है ना? तो मैं अपने दोस्तों और परिवार के लिए मतलब बहुत उनकी सेफ्टी चाहता हूँ, है ना? उनको करते हैं वो, मतलब वो सुरक्षा करते हैं उनकी। मुझे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी माँगने में कोई शर्म महसूस नहीं होती। अगर मैंने कोई गलती करी है और उसके बाद में माफ़ी माँगने में मुझे कुछ शर्म नहीं आती। विनीता जी फिर बोलती हैं, आपके परिवार के आपके लिए क्या अहमियत है? तो बोलते हैं कि आप अपने परिवार को मतलब किस तरीके से अहमियत मानते हैं? आपसे अधिक प्रेरणा मुझे धनराज जी बोलते हैं इस पे, सबसे अधिक प्रेरणा मुझे अपनी माँ से मिली है। तो सबसे ज़्यादा अच्छी बात यहाँ पर उन्होंने कही है कि सबसे अधिक प्रेरणा मुझे अपनी मम्मी से मिली है। उन्होंने हम सब भाई-बहनों को में अच्छे संस्कार डालने की कोशिश की है। मैं उनके सबसे नज़दीक हूँ, तो सब चारों पाँचों जो भी उनके भाई-बहन थे, उनसे मैं सबसे ज़्यादा अपनी मम्मी से नज़दीक हूँ। मैं चाहे भारत में रहूँ या विदेश में, मैं रोज़ रात सोने से पहले माँ से ज़रूर बात करता हूँ। चाहे वो बोल रहे हैं कि मैं विदेश में हूँ या मैं भारत के अंदर हूँ, मैं रोज़ रात को अपनी मम्मी से ज़रूर बात करता हूँ। मेरी माँ ने मुझे प्रसिद्धि को विनम्रता के साथ सँभालने की सीख दी है। तो यहाँ पर बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने मुझे, मेरी माँ ने क्या है, एक प्रसिद्धि को विनम्रता के साथ संभालने की क्या दी है, सीख दी है। मेरी सबसे बड़ी भाभी कविता भी मेरे लिए माँ की तरह है, और वह भी एक मेरे लिए एक प्रेरणा स्रोत रही हैं। तो बोल रही हैं मेरी माँ और मेरी सबसे बड़ी भाभी कविता, वो भी मेरे लिए क्या रही हैं, एक वो रही हैं, एक टीचर टाइप्स। मैं मतलब उनसे बहुत प्रेरणा मिली है। फिर विनीता जी बोलती हैं, आपने सबसे पहले कृत्रिम घास या फिर आर्टिफिशियल घास पर कब खेला? फिर धनराज पिल्ले जी इस बारे में बोलते हैं, वैसे मतलब मैं बता देती हूँ कृत्रिम घास का मतलब क्या होता है। कृत्रिम मतलब बनावटी, आर्टिफिशियल घास। वैसे तो जब भी उन्होंने हॉकी खेला है, तो जैसे नॉर्मल हमारी घास होती है उस पे खेला है, लेकिन जब हम थोड़े वो हो जाते हैं ना, अच्छे हो जाते हैं हॉकी में, तो हमें कृत्रिम घास पे ले जाया जाता है और हम उस पे खेलते हैं। मतलब वो घास क्या होती है, आर्टिफिशियल होती है, वो बनावटी घास होती है, जैसे नॉर्मल होती है वैसी नहीं होती है। अब जैसे नॉर्मल घास होती है उस पे तो स्लिप हो सकते हैं, लेकिन जो हमारी बनावटी घास होती है, कृत्रिम घास हो जाती है, वो बहुत हार्ड होती है। अब उसमें जूते पहनना है ना, वो तो उनका पहली बार था। तब देखते हैं धनराज पिल्ले जी इसके बारे में क्या बोलते हैं। मैंने सबसे पहले कृत्रिम घास तब देखी थी जब राष्ट्रीय खेलों नेशनल में भाग लिया मैंने 1988 में। मैं नई दिल्ली आया था, तो उन्होंने बोला कि पहली बार तो मैंने कृत्रिम घास तब खेली थी जब मैं राष्ट्रीय खेलने कहाँ आया था, दिल्ली में आया था 1988 में। मुझे याद है कि किस तरह सौम्या और जोकिम कारवाल्हो मुझे एक कोने में ले जाकर कृत्रिम घास पर खेलने के गुण बता रहे थे। तो यहाँ पर 2 नाम दिए गए हैं, वो उन्हें बता रहे थे कि कृत्रिम घास पे कैसे खेला जाता है। और जब वो बता रहे थे, तो मैं झुक कर क्या हो रहा था, उस मैदान को छू रहा था, क्योंकि कृत्रिम घास तो आर्टिफिशियल होती है, तो जो असली घास थी और उसमें बहुत डिफरेंस था। तो वो बार बार जब वो सौम्य और उन्हें बता रहे थे, तो वो बार बार क्या था, कृत्रिम घास छू छू के देख रहे थे मैदान को। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं विज्ञान इस कदर तरक्की कर सकता है। मतलब उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं विज्ञान इतना तरक्की कर सकता है कि वो घास आर्टिफिशियल बना सकता है।
जिससे कृत्रिम घास तक उगाई जा सके। मतलब ऐसे इतना विज्ञान हमारा वो हो गया है, तरक्की कर चुका है कि कृत्रिम घास तक, आर्टिफिशियल घास तक बना सकता है, उगा सकता है। फिर विनीता जी बोलती हैं, हर युवक का यह सपना होता है कि उसके पास कार हो। आपके पास अपनी पहली कार कब आई? तो यहाँ पर विनीता जी बोलती हैं कि हर युवक का सपना होता है कि उसके पास एक अपनी कार हो, तो आपके पास कार कब आई? धनराज जी बोलते हैं, मेरी पहली कार एक सेकंड हैंड अरमाड़ा थी। तो यहाँ पर अरमाड़ा एक ब्रांड है कार का। तो बोल रहे हैं जब मेरी पहली कार जो थी वो क्या थी, एक सेकंड हैंड थी अरमाड़ा, जो मुझे मेरे पहले के एम्प्लॉयर ने दी थी। तो एक एम्प्लॉयर थे उनके, उन्हें सेकंड हैंड अरमाड़ा कार दी थी। तब तक मैं काफ़ी नामी खिलाड़ी बन चुका था। तब तक मैं बहुत ज़्यादा जाना जा चुका था। मैं बहुत अच्छा नामी खिलाड़ी बन चुका था तब तक। मगर यह कोई ज़रूरी नहीं है कि शोहरत पैसा साथ लेकर आए। मैं तब भी मुंबई की लोकल ट्रेनों में और बसों में क्या करते थे, सफ़र करते थे। तब भी ये था कि मैं बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था तब भी, लेकिन मैं तब भी मुंबई और लोकल ट्रेन पे और बस में सफ़र करता था। ऐसा नहीं कि मैं कार में घूमता था कि मैं फेमस हो गया हूँ। तब भी मैं लोकल ट्रेन और बस में सफ़र करता था मुंबई की, क्योंकि टैक्सी में चढ़ने की हैसियत मुझ में नहीं थी। मुझे याद है एक बार किसी फोटोग्राफर ने एक भीड़ से भरे रेलवे स्टेशन पर मेरी एक तस्वीर खींचकर अगले सुबह अखबार में यह खबर छाप दी कि हॉकी का सितारा पिल्ले अभी भी मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफ़र करते हैं। तो एक बार वो बताते हैं कि जब वो लोकल ट्रेन में सफ़र कर रहे थे तो एक फ़ोटोग्राफ़र ने उनकी फ़ोटो खींचकर अखबार में छिपवा दी कि एक हॉकी के सितारा अभी भी क्या कर रहे हैं, लोकल ट्रेनों में सफ़र कर रहे हैं। उस दिन मैंने महसूस किया कि मैं एक सच में मशहूर बन चुका हूँ, चेहरा बन चुका हूँ, और मुझे लोकल ट्रेन में सफ़र करने से बचना ही चाहिए। लेकिन मैं कर ही क्या सकता था। मैं जो भी थोड़ा बहुत कमाता था उससे अपना परिवार चलाना पड़ता था। धीरे धीरे पैसे जमा करके बहन की शादी की और अपनी माँ के लिए हर महीने पूरे पैसे भेजना शुरू किया। तो वो बोलते थे कि अब उन्हें जब फोटोग्राफर ने ऐसा कर दिया तो उन्होंने बोला कि अब मुझे ना लोकल ट्रेन में सफ़र करने से बचना ही चाहिए। लेकिन वो कर भी क्या सकते थे, क्योंकि वो बहुत ही कम कमाते थे और जो भी कमाते थे वो अपने परिवार चलाने के लिए बेच देते थे। वो धीरे धीरे पैसे जमा करके उन्होंने अपनी बहन की शादी भी करी, और तब से उन्होंने अपनी माता को हर महीने जिन्हें पैसे चाहिए थे, जैसे उनका वो चल जाए, खर्च चल जाए, तो उतने पैसे भेजना उन्होंने शुरू करा। आज मेरे पास एक फोर्ड आइकन है जिसे मैंने सन 2000 में ख़रीदा था, 2000 में ख़रीदा था, मगर वह किसी कॉर्पोरेट हाउस का दिया हुआ तोहफा नहीं है, बल्कि मेरी मेहनत की गाड़ी कमाई से ख़रीदी हुई है। तो वो बता रहे हैं कि सबसे पहले जब मैंने खुद अपने पास से गाड़ी ली, वो थी फोर्ड आइकन, जो मैंने सन 2000 में ख़रीदी थी। लेकिन ये कोई तोहफा नहीं था, ये मैंने अपनी मेहनत से कमाई से ख़रीदा था। फिर विनीता जी बोलती हैं, सफलता के आपके लिए क्या महत्व है? हॉकी को आपने इतना कुछ दिया, इसके बदले आपको क्या मिला? तो आप बोल रहे हैं कि सफलता आपके लिए क्या महत्व रखती है, और हॉकी को आपने इतना सब कुछ दिया तो क्या इसके बदले में आपको क्या मिला? फिर धनराज पिल्ले जी बोलते हैं, कुछ रुपए इनाम में मिलते थे, मगर आज खिलाड़ियों को जितना मिलता है उसके मुकाबले में पहले नहीं मिलता था। तो बोल रहे हैं कि हाँ, मैं कह रहा हूँ कि कुछ इनाम में रुपए मिले थे, लेकिन अब जितने खिलाड़ियों को मिलते हैं उतना तो बिल्कुल नहीं मिलता था पहले। मेरी पहली जिम्मेदारी थी परिवार की आर्थिक तंगी को दूर करना। तो बोल रहे हैं पहले मेरी जिम्मेदारी यही थी कि मैं अपने परिवार को अच्छा बना दूँ, कि वो अपना पूरा खर्च कर पाएँ, वही आर्थिक तंगी दूर करनी थी और उन सबको एक बेहतर ज़िंदगी देना थी। विदेश में जाकर खेलने से जो कमाई हुई उसमें मैंने 1994 में पुणे के भाऊ पटेल रोड पर 2 बेडरूम का एक छोटा सा फ्लैट खरीद लिया। तो जब वो विदेश गए थे उससे जितनी भी कमाई हुई थी उनकी, तो 1994 में उन्होंने पुणे में क्या खरीद लिया, भाऊ पाटिल रोड पर 2 बेडरूम का एक छोटा सा क्या खरीद लिया, फ्लैट खरीद लिया। घर छोटा ज़रूर थे,
पर हम सब के लिए वो काफ़ी था। तो वो बोल रहे हैं कि उन्होंने फ्लैट खरीदा था एक छोटा-सा, तो बहुत छोटा था लेकिन हम लोगों के लिए क्या था, काफ़ी था। 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने मुझे पवई में एक फ्लैट दिया। तो फिर 1999 में जो महाराष्ट्र के सरकार थी उन्होंने पवई में क्या दिया, मुझे एक फ्लैट दिया। वह ऐसा घर है जिसे खरीदने की मेरी खुद की हैसियत भी नहीं थी। तो इतना प्यारा मुझे घर मिला, है ना? पवई में एक फ्लैट दिया कि मैं खुद भी उसे खरीद नहीं सकता था, इतनी हैसियत मेरी नहीं थी। फिर विनीता जी बोलती हैं, सेलिब्रिटी के साथ एक ही मंच पर बैठना आपको कैसा लगता है? फिर धनराज पिल्ले जी बोलते हैं, बहुत अच्छा। जब हम राष्ट्रपति से मिलने गए तब महसूस हुआ कि हम कितने खास हैं। हॉकी ही है जिसके चलते हर जगह प्रतिष्ठा मिली। तो यहाँ पर वो बोलती हैं कि आपको सेलिब्रिटी के लोगों के साथ क्या बैठने में अच्छा लगता है? धनराज पिल्ले जी ने बोला कि हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जब हम राष्ट्रपति जी से मिलने गए थे तो मुझे तब सच्ची में महसूस हुआ कि हॉकी ने मुझे बहुत कुछ दिया है और अब मैं बहुत हॉकी के चक्कर में क्या हो गया हूँ, फेमस हो गया हूँ। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय। अगर आपको चैप्टर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय।